नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके बदलने की फ्रीक्वेंसी पिछले कुछ सालों में, बल्कि कहे 7-8 सालों में ज़्यादा तेज हो गई। स्थिरता तो उनके राजनीतिक जीवन में पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं रही। जनता दल में रहे, जनता पार्टी, जनता दल, लालू के साथ रहे, लालू का साथ छोड़ा, बीजेपी के साथ आए, बीजेपी के साथ आए तो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ आए। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ क्या किया सबको पता है। उसके बाद शरद यादव और उनका मेल मिलाप हुआ। फिर शरद यादव को किस तरह से किनारे लगा दिया। शरद यादव का इस्तेमाल किया था उस समय जॉर्ज फर्नांडिस को किनारे लगाने के लिए। तो ये खेल कोई नीतीश कुमार के लिए नया नहीं है। वो इस तरह की बैलेंसिंग करते रहते हैं हर समय। जो है इन दोनों अपनी पार्टी में कर रहे हैं। पहले आरसीपी सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, मंत्री बन गए तो उनको हटा दिया। अब ललन सिंह को बना दिया है। एक समय ललन सिंह उनसे इतने नाराज थे कि पार्टी छोड़कर चले गए थे। तो ये सब तो पार्टी के अंदर जो होता रहा वो एक अलग चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका संबंध जो है 1994-95 में शुरू हुआ, जो वो चला 2013 तक, और ये सबसे लंबा काल था। और 2013 में अचानक भारतीय जनता पार्टी के साथ 8 साल सरकार चलाने के बाद उनको अचानक जो है धर्मनिरपेक्षता की चिंता होने लगी। सांप्रदायिक शक्तियों का उभार नजर आने लगा और उन्होंने नाता तोड़ लिया भारतीय जनता पार्टी से। उसके क्या कारण थे कि क्या परिस्थितियां थी वो पहले मैं बता चुका हूं। लालू प्रसाद यादव के साथ फिर गए। दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई मिल गए। 2015 में जब सरकार बन गई, उसके कुछ समय बाद उनको लगने लगा कि पहले वाली बात नहीं। जो बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का जो अनुभव था, उनको लगा कि वो ज़्यादा बेहतर था। यहाँ चलना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। चलना ही नहीं, सरकार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो उनको अचानक तेजस्वी यादव में भ्रष्टाचार नजर आने लगा। जैसे कि 2015 से पहले और 2015 में मुख्यमंत्री बनते समय और उनको उप मुख्यमंत्री बनाते समय तेजस्वी यादव ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे, और अचानक उनमें भ्रष्टाचार नजर आने लगा। देखिए, एक ट्रेंड आपको नीतीश कुमार की राजनीति में नजर आएगा। जिसके साथ जाना होता है तो जाने से पहले वो संकेत उसके समर्थन का देने लगते हैं, और जिसका साथ छोड़ना होता है वो संकेत देने लगते हैं उसके विरोध का, नाराजगी का, उसकी कमियां निकालने का। ये मुद्दे वो ज़्यादा तेजी से उठाने लगते हैं, ज़्यादा गंभीरता से उठाने लगते हैं। तो जब लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ना था, तब उन्होंने तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार के मामले को मुद्दा बनाया और सार्वजनिक रूप से कहने लगे कि कुछ बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो वो एक संकेत था कि अब ये जाने वाले हैं और बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। इसका संकेत उन्होंने दिया केंद्र सरकार के कई मसलों पर समर्थन करके, बिना मांगे समर्थन। बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को कि अचानक क्या हो गया। महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के विरोध में खड़े थे, चुनाव लड़े, अब जो है बीजेपी सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। तो 2017 में जब बीजेपी के साथ चले गए, तब लोगों को समझ में आया कि क्या हुआ। तो ये पृष्ठभूमि मैंने इसलिए बताई कि आज की जो बात करने जा रहा हूं वो आपको समझने में आसानी हो। पिछले 20-25 दिनों में 3 ऐसे बड़े मुद्दे आए जिन पर नीतीश कुमार की राय भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की राय के खिलाफ नजर आई। पहला मुद्दा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जब घोषणा की अपनी जनसंख्या नीति की और ये कहा कि 2 बच्चे वालों को क्या क्या सहूलियतें मिलेंगी और जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको किस तरह की प्रताड़ना मिलेगी, सरकारी नौकरी में उनको जगह नहीं मिलेगी, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अभी स्थानीय निकाय के चुनाव की ही बात हो रही, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए ऐसी रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय कानून की ज़रूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार बना सकती है। उसके अलावा कई प्रावधान थे। तो खैर, उन प्रावधानों पर उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने सीधे सीधे उस नीति पर हमला किया कि जनसंख्या नियंत्रण की ये नीति
नहीं बनाई जानी चाहिए। इसकी बजाय शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। लोग शिक्षित होंगे तो अपने आप परिवार नियोजन की ओर उनका ध्यान जाएगा, परिवार छोटे हो जाएंगे, जनसंख्या पर नियंत्रण रखना आसान हो जाएगा। अब ये बयान देने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी। वो ये कह सकते थे कि हम बिहार में ये इसे नहीं लागू करेंगे, या 10 तरीके हो सकते थे इससे बचने की, इसका विरोध करने से, लेकिन उनको बचना नहीं था, उनको विरोध करना था। अब ये बात जो शिक्षा की है बड़ी अच्छी बात है। तो मतलब तब तक इंतज़ार करें कि जब तक पूरी आबादी शिक्षित हो जाए और उसको परिवार नियोजन का महत्व और बढ़ती आबादी के जो खतरे हैं वो समझ में आने लगे, तब तक परिवार नियोजन की कोई या जनसंख्या नीति की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तक क्या स्थिति हो जाएगी इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये समझदारी जब वो बिहार में नशाबंदी लागू कर रहे थे तब उनको क्यों नहीं समझ में आई कि समाज कानून से नहीं बदलता है, समाज शिक्षा से और सामाजिक सुधार से बदलता है, वो बदलाव आता है। तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम बिहार को इतना शिक्षित कर देंगे कि जो शराब पीने के नुकसान हैं, खतरे हैं, उससे वो लोगों की समझ में आने लगेंगे और लोग जो है शराब पीना बंद कर देंगे या कम कर देंगे। तब ये बात उनकी समझ में नहीं आई, क्योंकि तब उनको इसको लागू करना था। आज हालत ये है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी से पहले जितनी शराब उपलब्ध थी उससे ज़्यादा है, ज़्यादा दाम पर है। पुलिस के लिए ये कमाई का एक बहुत बड़ा नया जरिया बन गया है। नए इसके जो है व्यापार करने वाले तस्कर बन गए हैं। ये धंधा पूरी तरह से बिहार में फल फूल रहा है और ये बिहार सरकार को भी मालूम है, बिहार के मुख्यमंत्री को भी मालूम है, लेकिन वो चल रहा है। तो शराबबंदी भी चल रही है और शराब भी बिक रही है धड़ल्ले से। तो एक तो ये मुद्दा था। फिर दूसरा मुद्दा आया पेगासस का। जो NSO कंपनी है इजराइल की, उसका एक स्पाई सॉफ्टवेयर है पेगासस, उसको लेकर देश भर में बड़ी चर्चा थी कि इसके जरिए जासूसी हुई नहीं हुई। हालांकि उसका कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन पूछा कि आपके पास कोई सबूत है कि किसी की जासूसी हुई या किसी का फ़ोन हैक हुआ। तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन वो जांच चाहते हैं। मतलब सबूत नहीं है लेकिन जांच चाहते हैं। ऐसे मुद्दे पर सरकार का स्टैंड पहले दिन से क्लियर था कि ऐसा कोई काम सरकार ने नहीं किया है, इसलिए सरकार इस मुद्दे को कोई महत्व नहीं देती है। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि जांच हो जाने में क्या हर्ज है, पता चल जाएगा, जांच करा लेनी चाहिए। जब सब लोग कह रहे हैं तो जांच करा लो, संसद में बहस करा लो। तो ये NDA का जो घोषित फैसला था, निर्णय था, उसके उलट सरकार को परेशानी में डालने वाला बयान था उनका। और जाहिर है कि अगले दिन खबर बनी, हेडलाइन यही बनी कि NDA का जो सबसे बड़ा एलाई है वो विपक्ष के साथ है इस मुद्दे पर। तीसरा मुद्दा कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना का मुद्दा। ये बात ठीक है कि इस मुद्दे पर पहले भी वो बोलते रहे, बिहार विधानसभा का प्रस्ताव भी है, लेकिन इस समय जिस तरह से इस मुद्दे को वो उठा रहे हैं, विपक्ष ने उठाया है, खास तौर से मंडलवादी पार्टियां जो हैं वो मांग कर रही हैं कि पिछड़ों की जनगणना होनी चाहिए। तो जाति की जनगणना होनी चाहिए। उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इस पर उन्होंने कोई बातचीत की हो ऐसा सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देता। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और इस बात को सार्वजनिक किया कि मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उनसे समय मांगा है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, और समय मिलेगा तो मैं जाऊंगा उनसे बात करने के लिए। फिर परसों का बयान आया कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रधानमंत्री से समय मिलने की। उससे पहले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में उनकी पार्टी का एक डेलीगेशन गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुका था। तो इस मुद्दे को जिस तरह से, अब उसके अलावा आप देखिए कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार 2017 के बाद पहली बार एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अभी दिल्ली आए थे, शरद यादव से मिलने गए, वहां से निकल रहे थे तो प्रेस के लोगों ने पूछा कि भाई नीतीश कुमार के लिए आपके दिल में जगह है, तो उनका जवाब क्या था उस पर आपको ध्यान देना चाहिए।
उनका जवाब था कि दिल में तो जगह बनती बिगड़ती रहती है। ये नहीं कहा कि हमारे दिल में नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं है। उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार सर्वदलीय डेलीगेशन लेकर प्रधानमंत्री से मिले। तो क्या आरजेडी और जेडीयू में नजदीकी बढ़ रही है? नीतीश कुमार की शिकायतें 1000 हैं। वो जिसको कहते हैं ना, सतत मांग करने वाले लोगों में हर समय उनको चाहिए, हमारी ये नाराजगी है, हमारे साथ ऐसा हो रहा, हमको ये चाहिए। तो उनकी नाराजगी का तो सबसे बड़ा कारण इन दिनों है कि वो विधानसभा चुनाव में बीजेपी से छोटी पार्टी हो गए। अब ये तो पार्टी ने तो किया नहीं, ये तो बिहार के मतदाताओं ने किया है। लेकिन उनको लगता है कि चिराग पासवान को उनके खिलाफ खड़ा करके बीजेपी ने ये काम किया है, उनसे बदला लिया है। ये बात उनके दिल से न तब निकली थी, ना अब निकली है। उनको पूरा यकीन है और इस बात को वो किसी भी तरह से पचा नहीं पा रहे हैं कि वो छोटी पार्टी हो गए। प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी हो गए। 15 साल के सुशासन बाबू, 15 साल मुख्यमंत्री रहने, सुशासन का दावा करने, और ये सब करने के बाद पिछड़ा, अपनी जाति का कार्ड चलने, महादलित, अति पिछड़े, ये सब करने के बाद तीसरे नंबर की पार्टी है। ये बात उनके गले से नीचे नहीं उतर रही है। दूसरा, पार्टी के अंदर भी उनकी स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई। उनको इस बात पर भी एतराज है कि चुनाव के बाद सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया बीजेपी ने। अब मतलब वो अपने यहाँ का तो तय करेंगे ही, बीजेपी में भी कौन क्या बने ये भी तय करना चाहते हैं। दरअसल समस्या ये हुई है 2017 में जब से लौट के आए हैं नीतीश कुमार। मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी कि जो नई लीडरशिप है बीजेपी की, उससे उनका उस तरह का तादाद में नहीं बन पा रहा है। वो उस तरह से उसको दबा और झुका नहीं पा रहे हैं। पहले जिस तरह से पार्टी को, बीजेपी को झुकाकर कुछ भी मनवा लेते थे, अपने मन का सब कुछ करवा लेते थे, वो नहीं करवा पा रहे हैं। उस तरह के दबाव में आने के लिए ये बीजेपी का जो नया नेतृत्व है वो तैयार नहीं है। ये उनकी शिकायत है, ये उनकी तकलीफ है, ये उनकी दिक्कत है। तो क्या होने वाला है? ये जो मैंने 3 घटनाएं बताई, उस पर जो नीतीश कुमार के बयान अलग अलग बताए, वो इस बात का निश्चित संकेत है। आप मानकर चलिए कि नीतीश कुमार पाला बदलने की तैयारी में हैं। बदलेंगे नहीं बदलेंगे ये मुझे नहीं मालूम है। ये पक्के तौर पर कहा भी नहीं जा सकता कि पाला बदल ही लेंगे, क्योंकि उनके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। और उन्होंने पाला बदल लिया, और उसके बाद जो तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं उनकी जांच तेज हो गई, उनमें कार्रवाई हो गई। फिर वो क्या करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं। यहां से जाने के बाद फिर उनकी क्या स्थिति होगी? क्या विपक्ष उनको उसी तरह से स्वीकार करने को तैयार होगा? अभी कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस का एक कार्यक्रम होता है, एक्सप्रेस अड्डा, उसमें तेजस्वी यादव गए थे। उनसे नीतीश कुमार के बारे में पूछा गया था कि क्या फिर साथ आ सकते हैं, तो उस समय उन्होंने कहा था कि वो भरोसे के काबिल नहीं है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इतने साल की राजनीति का जो हासिल है नीतीश कुमार का, वो ये है, विकास के फ्रंट पर बिजली, सड़क, पानी का काम किया उन्होंने। वो भी ज्यादा काम हुआ 2005 से 2010 के बीच में। 15-16 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, उससे अगर आप पूछिए कि इतने सालों में आप बिहार में कितना निवेश ले आए, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितनी फैक्ट्री लगी, तो वो जवाब नहीं होगा उनके पास। उनसे पूछिए शिक्षा की दशा क्या हुई 15 सालों में, क्या थी और क्या अब है। वो लालू यादव के जंगल राज की बात तो कर सकते हैं, लेकिन उनके राज में शिक्षा में क्या हुआ नहीं बता सकते। तो बिहार में आप शिक्षा की बात करें, चाहे आप प्राथमिक शिक्षा की बात करें या फिर आप हायर एजुकेशन की बात करें, स्थिति पहले से खराब हुई है सुधरने की बजाय। कोई नए कॉलेजेस कितने खुले पूछ लीजिए बिहार सरकार से, तो बताना मुश्किल हो जाएगी। कितने स्कूलों की संख्या बढ़ी, अस्पताल कितने बने। 15 साल का समय कम समय नहीं होता है। आप देखिए 15 साल जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं
उनके राज्यों में स्थिति देखिए। तो अगर बिहार की तुलना हो सकती है तो वो सिर्फ पश्चिम बंगाल से हो सकती है, जहां ममता बनर्जी ने भी इसी नीति पर चली। और 2005 से 2010 का कार्यकाल अगर नीतीश कुमार का छोड़ दीजिए तो आपको लालू प्रसाद यादव का जो कार्यकाल था उससे कोई बहुत मौलिक अंतर नजर नहीं आएगा। ये सही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक की, जो जंगल राज हो गया था लालू प्रसाद यादव के समय। उन्होंने सड़क की स्थिति ठीक की, बिजली सप्लाई की स्थिति ठीक की। ये 3 उपलब्धियां 15 साल की हैं। उसके बात इसकी नहीं होती कि उन्होंने क्या किया, बात इसकी होती कि वो क्या क्या कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया। उस दृष्टि से, उस पैमाने से अगर आप देखें तो नीतीश कुमार बहुत पीछे नजर आएंगे। लेकिन बात उसकी आज नहीं हो रही, बात हो रही नीतीश कुमार की सौदेबाजी की ताकत की, उनकी राजनीति की, उसकी घटती जो शक्ति है उसकी। क्या करेंगे नीतीश कुमार? हालांकि उनके सामने ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन डेस्परेशन में आदमी जरूरी नहीं है कि सही कदम भी उठाए। 2013 में जो उन्होंने कदम उठाया था उसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, अपनी छवि से, अपनी प्रतिष्ठा से, अपनी राजनीति से, राजनीति में विश्वसनीयता से। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो एक बार फिर ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो संकेत इस बात के दे रहे हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो इंतजार कीजिए उनके अगले कदम का, हम भी इंतजार करते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। और हाँ, कल इतवार है और इतवार को विशेष कार्यक्रम होता है। इस बार के विशेष कार्यक्रम में आपको मैं बताऊंगा वो कहानी कि क्यों 6 दिसंबर 1992 को जो विवादित ढांचा गिरा उसके 32 आरोपियों में से किसी को सजा नहीं हुई। क्या कारण था? जो लोग सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश एसके यादव पे सवाल उठा रहे हैं उनको उससे पहले तथ्यों के बारे में सोचना चाहिए। पूरी कहानी बताऊंगा, इंतज़ार कीजिए कल दोपहर 12 बजे। जाते जाते आपको याद दिला दें कि ये चैनल ज़रूर देखिए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।